चलिए इस क्वेश्चन से शुरू करते हैं। इसमें कहा है कि फैन was initially rotating with angular velocity ओमेगा नॉट, जो कि है 9 रेडियन, जो कि है 9 रेडियन पर सेकेंड, 9 रेडियन पर सेकेंड। बढ़िया बात है। अब फैन इनिशियली इससे रोटेट कर रहा था कितने से? 9 रेडियन पर सेकेंड से। बढ़िया बात है। मतलब इनिशियली ओमेगा नॉट की वैल्यू 9 रेडियन है। डाटा थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो ओमेगा नॉट बोला है इसने 9 रेडियन पर सेकेंड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगुलर रिटार्डेशन, ये टर्म पहचानने की जरूरत है। इसने कहा रिटार्डेशन, मतलब बात यहाँ ऐसी हो रही है कि मैं जो अल्फा लूंगा वो निगेटिव में लूंगा। तो इसने कहा है अल्फा, अल्फा कितना कहा? तो वो कहा है -6 और √ओमेगा। चलो अच्छी बात है। देन फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फैन बिफोर इट स्टॉप्स, मतलब एक हिंट दिया कि जब फैन रुक जाएगा उस समय की कहानी बतानी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ फैन बिफोर इट स्टॉप्स रोटेटिंग। ठीक है भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपने को चाहिए जब ये रुक जाए, जब ये रुक जाए। यानी कि मैं अगर कॉमन सेंस से भी सोचूं तो फाइनली मुझे जो ओमेगा रखना है वो रखना है 0, क्योंकि इसने कहा है रुकने की बात है स्टॉप। ये मेरे पास हिंट है। अब इसमें से मेन पंच लाइन ये होती है, यहाँ से मूव करना होता है। यहाँ से मूव करोगे क्वेश्चन में, तब जाके बात बनेगी, तब जाके बात बनेगी। अलग अलग आंसर आ रहे हैं। हमसे थीटा पूछा गया है, तो और इसी के ऊपर बात करनी है। क्या है पैटर्न, आराम से समझिए। हमें चाहिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमको थीटा चाहिए। थीटा पूछा गया है, थीटा पूछा गया है। आओ समझते हैं, ध्यान से देखना। कहानी की शुरुआत यहीं से होगी। मेरे पास अल्फा इसने दे दिया -6 का ओमेगा। अब दिमाग लगाओ, मुझे थीटा चाहिए। अच्छा, अगर मैं टाइम के फंक्शन में लिख देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे अल्फा लगा दिया और मैंने, अगर सोच के देखो कॉमन सेंस क्या कहता है, अगर मैंने यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू d⍵/dt लिखूंगा तो मैं यहाँ परेशान हो जाऊंगा, मैं यहाँ परेशान हो जाऊंगा, ढूंढते रह जाऊंगा। इसकी जरूरत नहीं है यहाँ। तो फिर क्या लिखने से फायदा है ना, दूसरा उपाय भी है हमारे पास। हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टाइम्स d⍵/d लिख सकते हैं, इक्वल्स टू -6 और √ओमेगा। कोई समस्या नहीं। अब यहाँ से, अब ओमेगा वाले टर्म को एक तरफ कर दो। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से बात कर लो, तो ये जो तुम्हारा ओमेगा का ये जो रूट है और साथ में d⍵, इक्वल्स टू कर दो तुम -6 d⍵। इंटीग्रेशन कर दो, सोचो, इंटीग्रेशन कर दो। कोई दिक्कत वाली बात इसमें है ही नहीं। अब इंटीग्रेशन जब करो तो इसमें लिमिट किसकी डालोगे? लिमिट किसकी डालोगे ये सोचो। कि ये कैसे किया है, स्टेप समझ में आया? ये कैसे आया? मैंने काट दिया है इसको भाई, इसमें ऐसे नहीं टेंशन लगाना है क्या होगा। देख ऐसे काटा है, इसको इससे काट दिया, ये क्या बन गया? √ओमेगा, जिसको नीचे लिख दिया भाई। तो ये कहानी ऐसे बन जाएगी। अब ये आ गया मेरे पास √ओमेगा d⍵ और -6 d⍵। इससे फायदा है, लिमिट देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा था, इस शुरुआत के समय में हमारे पास अगर कहानी पढ़ी जाए इसकी, इंटीग्रेशन दोनों तरफ चलेगा। अब सबसे पहले जब थीटा की वैल्यू 0 रही थी, वो इनिशियल कंडीशन था, तब ओमेगा नॉट मेरे पास था 9। किसी समय थीटा के बाद मेरी जो बॉडी की बात कर रहा है वो कह रहा है कि रुक गई बॉडी, ठीक है भाई 0 हो गया, बस कहानी खत्म। इतना रखते ही काम बन जाएगा, इतना रखते ही काम बन जाएगा। अब सिंपल मैथ्स लगाना है, आप कैलकुलेशन देखते रहिए,
सिंपल मैथ्स लगाइए यहाँ, सिंपल मैथ्स। तो देखो रूट ओमेगा है, यानी कि ओमेगा का पावर 1/2 है, तो मैं सिंपल लिख सकता हूँ ओमेगा का पावर 1/2, तो 1/2 + 1, सीधा सीधा मैं लिख रहा हूँ 3/2, और नीचे भी 3/2 लिखूंगा, नीचे भी 3/2 लिखूंगा, ठीक है, इक्वल्स टू -6, अभी लिमिट पुट करना बाकी है, इसका ध्यान रखिएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 9 से लेके 0 तक का लिमिट जाएगा, और -6 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा भैया, थीटा थीटा, इसमें तो आसान है, लिमिट मात्र कहाँ से कहाँ जाना है, 0 से लेके थीटा तक, थीटा थीटा 0 से लेके थीटा तक, ठीक है भाई। अब तो हो गया, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, तो ये 3/2 है, इधर जाएगा 2/3, और 2/3, अब समझदारी से रखना, 2/3 तुमने बाहर कर दिया, अब अंदर में तुम्हारे पास है ओमेगा, और इस ओमेगा के पावर में है 3/2, और लिमिट ध्यान से 9 से लेके 0 तक का, और ये तो -6 थीटा हो ही गया है। अब आ जाओ यहाँ से, अब 2/3 तो बाहर है ही सही, अपर लिमिट 0 है, तो 0 का पावर कुछ भी रखना 0 ही होना है, माइनस लोअर लिमिट 9 है, तो 9 का पावर 3/2, 9 का पावर 3/2 इक्वल्स टू -6 थीटा। अच्छा, अब देखना आराम से, 2/3, अब देखना 2/3 माइनस 9 का पावर 3/2, अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर, 9 को लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर वाले 2 से नीचे का 2 कट जाएगा, यानी कि 3 का क्यूब बचेगा, यानी कि ये बचेगा 27, अगर उड़ गया है तो जोड़ घटाव समझ जाइए, 27 इक्वल्स टू -6 थीटा। फिर बोल देता हूँ, 9 को मैंने 3 का स्क्वायर बोला था, और बस बाकी आप जीनियस हैं। जैसे ही इसको सॉल्व किया, अब देखिए 3 9 और उधर से 6, यानी कि थीटा की वैल्यू आएगी 3 रेडियन, थीटा की वैल्यू 3 रेडियन। सही से करते तो एक बार में आता, एक बार में आता, कैलकुलेशन गड़बड़ा देंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। कैलकुलेशन ही है बेसिकली, और क्या है इसमें, देखो उसमें बात तो फिजिक्स तो शुरुआत का 10 सेकंड था, उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ इसमें मैथ से चला है, 3 रेडियन, ठीक है, सबको समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। ये सवाल लेकिन आपको करना चाहिए था, आपने इसको गड़बड़ कर दिया। चलिए अगला फिर से मौका, ये करिए, ये खुद से करिए, ये खुद से करिए। A fan is rotating with speed 1200 upon pi rpm। पहली बात तो आरपीएम मुझे पसंद ही नहीं है, बकवास चीज है, आरपीएम हटाओ, देश बचाओ, आरपीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। आजकल लोकतंत्र बहुत बचाया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, बाप रे बाप, लोकतंत्र खतरे में है। आरपीएम हटाओ, आरपीएस लगाओ, आरपीएस लाओ, लाओ भाई। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे इसने कहा है 1200 अपॉन पाई आरपीएम, तो भाई अच्छा यूनिट देखा, आरपीएम किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। इसका मतलब क्वेश्चन कह रहा था कि जो तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है वो है 1200 अपॉन पाई, लेकिन ये तो आरपीएम में है, तो मैंने इसको क्या किया, 1/60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही किया ये वैल्यू कितनी आ गई, 62 20 अपॉन पाई, ये बन गया 20 अपॉन पाई साइकिल पर सेकेंड या फिर रोटेशन पर सेकेंड। ये काम जरूरी है, बिना इसके बात ही नहीं बनेगी, तुमने इसको लाया। अच्छा अब देखना आगे क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन आगे हमसे कहता है कि फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फैन रोटेट कर रहा है, फैन रोटेट कर रहा है,
मतलब कहानी कुल मिला के ऐसी है कि एक मेरा फैन है जो मान के चलो शुरुआत के दिनों में यहाँ से उसके ये ब्लेड हो गए, उसके ये ब्लेड उसका यहाँ पे है, ये रोटेट कर रहा था, और कुछ टाइम के बाद ये जो फैन है ये कुछ ऐसे चला गया। अरे अरे, ऐसा कौन सा फैन गया, ये फैन ऐसे चला गया। कैसे चला गया, आज इस फैन को वहां जाना ही पड़ेगा। बहुत दूर चले गए, पास आइए, इतना बड़ा फैन, अरे भाई तू तो पागल हो गया। मान लो अब यही बन गया तो यही सही, ऐसे ही फोटो बन गया तो ऐसे ही फोटो सही। अब जरा सोच के देखो हुआ क्या होगा। कह रहा है कि फैन रोटेट कर रहा था, बहुत अच्छा, करने दो। अब सेंटर ऑफ द फैन से, भाई यही तो सेंटर होगा, इस सेंटर ऑफ द फैन से किसी दूरी पर, कितनी दूरी पर, 40 सेंटीमीटर पर हमसे पूछा है स्पीड कितना होगा। 40 सेंटीमीटर पे स्पीड पहुंचा है, तो सोचो क्या है कहानी, बताता हूँ। 40 सेंटीमीटर मतलब हो सकता है यहाँ की बात ये पूछ रहा हो, और ये जो दूरी इसको मिली हो ये दूरी है इसके लिए 40 सेंटीमीटर, और ये फैन का सेंटर देख रहे हो तुम, तो पार्टिकल ऐसे घूम के यहाँ चला गया होगा, ये इसकी स्थिति हुई होगी, ये सर्कुलर मोशन यहाँ हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। तो अब ये कह रहा था, अब तुम समझ जाओगे मेरे ख्याल से, अब करना आपके लिए आसान है। आप सोचिए, आपसे 40 सेंटीमीटर बाद की कहानी पूछ रहा है, 40 सेंटीमीटर बाद, अच्छा पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है स्पीड। स्पीड मतलब वी पूछ रहा है, वी। और वी सुनते ही मन में एक रिलेशन अपने आप आ जाता है, v इक्वल्स टू ओमेगा आर, अपने आप आता है। यानी कि मुझे अगर इस क्वेश्चन में ओमेगा मिल जाए तो काम बन जाएगा। देखो ओमेगा निकाल सकते हैं ना, 2 पाई इंटू एफ से ओमेगा मिलता है, तो यहाँ पे ओमेगा कितना आ गया, देखो 2 पाई, ठीक है, और एफ के जगह पे मैं रखूंगा 20/पाई, कलर चेंज कर देता हूँ। अब देखना 2 पाई तो ठीक है, अब एफ के जगह पे 20/पाई, पाई पाई खत्म, अब बच गया है 40, तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 40 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, बढ़िया है, यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ से v हमारा बन गया, ओमेगा के जगह 40 डालो, रेडियस पे अलर्ट है ना, सेंटीमीटर दे रखा है, आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 40/100, 2 जीरो खत्म, 16 बच रहा, तो v की वैल्यू आ रही है 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड, पंखा है घूमते हुए वहां चला गया, तो ये कहानी बची। बिल्कुल आसान सवाल, सबको करने लायक, अच्छा है। सीखने वाली बात क्या थी, ये क्या पूछ रहा है, सेंटर से इतनी दूरी पर। अब जरा सोचो, सेंटर से मैं दूरी बदलता जाऊंगा, सेंटर से मैं दूरी बदलता जाऊंगा तो उस पार्टिकल की स्पीड अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा सा सेंटर से और दूर जाना चाहता हूँ, और दूर जाना चाहता हूँ, सेंटर से जितना दूर जाऊंगा फिर अलग वेलोसिटी आएगी, क्योंकि इसके लिए हो सकता है यहाँ से यहाँ तक की बात हो, और मान लो इसको ये कह देता 60 सेंटीमीटर, फिर अलग वेलोसिटी आती। यानी कि फिर से वही बात, पूरी बॉडी तो रोटेट करती है, पूरी बॉडी मतलब पूरा का पूरा पंखा ये तो रोटेट करता है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो अलग अलग रेडियस पे सर्कुलर मोशन करते हैं, यही समझाने के लिए बात कही। दूसरा, जब ये रोटेशन हो रहा होगा तो देखो एंगल तो सेम होगा, एंगल तो सेम होगा, एंगल सेम होने के कारण, अच्छा टाइम भी सेम होगा, किसी सर्टेन टाइम के बाद बात कर रहे हो, तो भाई एंगल और टाइम सेम होने के कारण ओमेगा तो सेम होगा, लेकिन क्या डिफरेंट है, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी यानी कि v डिफरेंट है। अब चलिए इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को किया जाए। ये कहता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ फैन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ फैन इज π/f रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब अल्फा कितना, π/6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा जब गिवन लिखो ना, और जब उन्होंने खुद ही एसआई दे दिया हो तो अपने को सिर्फ न्यूमेरिकल लिखने से काम चल जाएगा, तो अल्फा इक्वल्स टू π/6 लिख दोगे तब भी ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो आप ओमेगा नॉट बोलोगे ना उसको जीरो रखिए, ठीक है,
अब कह रहा है व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए। अच्छा, जब स्टार्ट हुआ ना, जब कहानी शुरू हुई तब ये ए पे था, अब ये ए से आगे बढ़ते बढ़ते अब ये कहाँ पहुंचा है, बी। अब सुनना, इफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ फैन इज पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर एंड फैन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ओके, व्हेन पार्टिकल इज एट पॉइंट ए। बढ़िया, जब रेस्ट से कहानी शुरू हुई तो पार्टिकल पॉइंट ए पे था, ए कहाँ है, यहाँ है। अच्छा, अब कहा फाइंड टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच द पॉइंट बी। पॉइंट बी यहाँ है, जाने का रास्ता आप देख रहे हैं। मतलब तुम समझो, इसने हमसे यहां एंगल दिया है 120, एंगल दिया है 120, तो क्या फायदा उठा सकते हैं उसका, हम यहां लिखेंगे थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब डिग्री में काम नहीं चलेगा, तो थीटा को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नियम साफ है, पाई अपॉन 180 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 63 2 यानी कि 2/3 पाई। ये मेरे को थीटा के बारे में जानकारी है। अब मुझे क्या क्या पता है, तो मुझे देखो भैया, थीटा पता है, थीटा के बाद से मुझे ओमेगा नॉट पता है, और उसके बाद से पूछा क्या है, टाइम, टाइम के बारे में बात करी है। अब किस किस का रिलेशन यहाँ पे सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा रिलेशन चाहिए जहां अल्फा हो, मुझे ऐसी कहानी चाहिए जहां ओमेगा नॉट हो, साथ में थीटा भी हो, और उसके बाद टी भी आता हो। ऐसा रिलेशन निकाल लेंगे, काम हमारा बन जाएगा। इतने रिलेशन अपने को सोचने हैं। तो ऐसा रिलेशन कौन आता है, सोचो, वो आता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये एक तरीके से यू ही तो है, और ये एक तरीके से एस ही तो है, ये एक तरीके से ए ही तो है, और ये हमारा टी है। नीचे वाला टर्म इसलिए लिखा कि यहां से जल्दी फॉर्मूला याद आता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तुरंत लगा दिया। एस इक्वल्स टू पहले लिख लिया करो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सीधा बोल लिया करो, एस नहीं थीटा, यू नहीं, मुझे तो ओमेगा नॉट लिखना है, टी प्लस 1/2, ए नहीं, यहाँ तो बात अल्फा की होगी, और टी स्क्वायर चलेगा। अब सब हम निकाल के बैठे हैं, 2π/3, ये 0 प्लस 1/2, अल्फा भी हम निकाल के रखे हैं, कहा क्वेश्चन नहीं दे दिया था, π/6, और ये टी स्क्वायर है जिसके बारे में इसने बात करी है। तो हो गया। अब ये क्या बचा भैया, पाई से पाई खत्म है, 3 से 2, और 2 से उधर, यानी कि देख भाई, ये बच रहा है टी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसका मतलब टी की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो आएगी √8। √8 मतलब 2√2 बोल सकते हो, ये इतना आया, √8 सही बोला, 2√2, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है करने का, तो ये क्वेश्चन भी तुम कर दोगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी मैं थोड़े से कुछ डिटेल थ्योरेटिकल वाले सेक्शन थोड़े से करा दो, फिर उस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन आगे वाले में किसी में, आज वाले क्वेश्चन में जान नहीं है। थोड़ा सा मैं अभी कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, जिसमें पहली बात होगी एटी की, एटी की बात होने वाली है। कॉन्सेप्ट किसका, तो एटी का। एटी क्या है, जैसे कहीं पे अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, कहीं पे अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, या फिर ऐसा कर लो, कोई भी एक तुम इस तरीके का कोई कर्व ले लो जिसमें पार्टिकल ऐसे मोशन कर रही है। अब इस कर्व का कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा, तो सबसे पहले तो एक काम करिए, जो बात मैं बोलता हूँ उसको ध्यान देना। मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट पे ना मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। मैं सबसे पहले यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, और ये इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। अब ये जो, अब किसी ने हमसे कह दिया कि आप यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ले रहे हैं ये इस तरफ है। अब ये किसी ने दे दिया एक्सेलरेशन, ऐसे एक्सेलरेशन है, ये गिवन है, ये गिवन है, और इसके ऊपर अपने को चर्चा करनी है। इस फोटो को एज इट इज छोड़ देता हूँ, अगले स्लाइड में चलता हूँ, इसको लेके चलता हूँ, इसको लेके अगली स्लाइड में चलता हूँ। और अब बात को फिल करने की सोचना
कि कैसे रिजल्ट यहाँ आने वाला है। चलो ये हो गई इसकी कहानी, ठीक है भैया। अब ईमानदारी से क्या सोचोगे कि भाई मुझे यहाँ पे ए का कंपोनेंट करना पड़ेगा। पहली बात तो ए का कंपोनेंट करना पड़ेगा, ए का कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसके नियम है, रैंडम उल्टा पुल्टा नहीं करते। एक नियम है कि ए का एक कंपोनेंट तो अलोंग द वेलोसिटी होगा। सोचो ए का एक कंपोनेंट तो अलोंग द वेलोसिटी होगा। ये जो वेलोसिटी वाली लाइन है, एक कंपोनेंट तो अलोंग द वेलोसिटी अपने को करना ही है। ये है, ये वेलोसिटी वाली लाइन पे ए का एक कंपोनेंट, ठीक है ओके। तो दूसरा कंपोनेंट, बात ध्यान से सुनना, एक कंपोनेंट लिख लो इसको, लिख लो इसको। मैंने क्या कहा कि जो इसके कंपोनेंट होंगे, कंपोनेंट होने हैं दो, तो पहला अलोंग वेलोसिटी, अच्छा, तो दूसरा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, दूसरा परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। जैसी कंपोनेंट करोगे ना तुम ऐसे ही इसका नाम बोल दोगे, एक तो अलोंग द वेलोसिटी और दूसरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। ये देखो, कंपोनेंट करने के हर चैप्टर के अपने अपने नियम होते हैं, हर चैप्टर का नियम है। ऐसा नहीं कि जब जो मर्जी आकर दिया जाता है। अब ये अलोंग और परपेंडिकुलर, इसके अलावा कोई और ऑप्शन बनेगा ही नहीं। देख, अलोंग और परपेंडिकुलर, मजे से। तो ए के दो कंपोनेंट, एक अलोंग द वेलोसिटी और एक परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। जो अलोंग द वेलोसिटी होता है उसका नाम तो होता है एटी। अच्छा, अब ईमानदारी से देखो, जो ये ए है इसका कंपोनेंट एक कहाँ जाएगा, इस लाइन पे। सोचो अलोंग द वेलोसिटी तो ये रहा, और परपेंडिकुलर कहाँ जाएगा, इस लाइन पे। तभी तो इस ए को बीच में रखोगे, इस ए को बीच में रखोगे और इसके कंपोनेंट कर दोगे, इसके कंपोनेंट कर दोगे। सोचो, सोचो। अच्छा, जब ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये तो सही है भाई, दो कंपोनेंट होगा, एक तो इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, जो अलोंग द वेलोसिटी होता है उसी का नाम होता है एटी, है ना। वेलोसिटी वाली लाइन पे जो होगा एटी, और दूसरा आप समझ रहे हो ये होता है एसी, 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 एसी वाली लाइन पे कहीं ना कहीं सेंटर होगा। अब बात यहाँ बहुत अच्छी है, मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई कंपोनेंट तो यहाँ एक्सीलरेशन का किया जाता है, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट, तो यहाँ लिख लो पूरी बात। ए का कंपोनेंट करोगे, एक करोगे वेलोसिटी के लोग। अब मजे से सोचना, वेलोसिटी तो पहले ही पता होगा। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, जिधर से सर्कुलर मोशन चल रहा है वहां चले जाओ, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछा है वहां से टेंजेंट खींच दो। अब अच्छी बात समझिए, ये जो AC है, ये जो AC है वो इस वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि AC तो रेडियस वाली लाइन पे है और रेडियस और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर ही होते हैं। और इसमें तुम एक और बात कह सकते हो, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में AT है, उसी डायरेक्शन में AT है, मतलब यहाँ पे ओवरऑल स्पीड बढ़ने वाली है, स्पीड बढ़ने वाली। यहाँ काम फिक्स है, AT का काम होता है स्पीड चेंज करना। ये जो AT है ये किस काम से आया है, तो ये आया ही है स्पीड बदलने। आज थ्योरेटिकल सवाल इसमें हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको सीरियसली सुनना पड़ेगा। ये स्पीड बदलने आया है, और एक दो एग्जांपल से इसको समझा जा सकता है। दो एग्जांपल एक साथ लेता हूं, दो एग्जांपल, एक ये और एक ये, दो एग्जांपल एक साथ, दो एग्जांपल एक साथ। क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कराया जा रहा है। एक सर्कुलर मोशन इस डायरेक्शन में, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दूसरा सर्कुलर मोशन यहाँ पे ले आइए इसको। अच्छा चलो डायरेक्शन सेम रखो, डायरेक्शन सेम रखो, इसको भी ऐसे ही रखो। अब क्या करो, वेलोसिटी किसी एक जगह देख लो। मान लो तुमने इस जगह वेलोसिटी देखी टॉप पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। वेलोसिटी का डायरेक्शन लिखूंगा, किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये रहा यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
यही यहाँ पे भी होगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चेंज क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं एक्सिलरेशन को। इसका एक्सिलरेशन मान लो क्वेश्चन ने इस डायरेक्शन में दिया है, ये इसका एक्सिलरेशन है, एक्सिलरेशन, और इसका एक्सिलरेशन मान लो इस डायरेक्शन में दिया है, ये है इसका एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन दिया है। अब हमको ये पता करना है कि कौन स्पीड अप होगा और कौन स्पीड डाउन होगा, कौन स्पीड अप होगा और कौन स्पीड डाउन होगा, ये तुमको पता करना है। सोचिए, ऐसा दे रखा है और स्पीड अप और स्पीड डाउन कौन होगा ये हमसे पूछा है। ठीक है भाई, जरा सोच के बताइए, खुद से डायग्राम बनाइए, खुद से चीजों को लिखिए और बताइए। ठीक है, कौन स्पीड अप कौन स्पीड डाउन। पहला स्पीड अप ऐसा कह रहे हैं, चेक करते हैं। पहला स्पीड अप कह रहे हैं, चेक करते हैं। सारा खेल फोटो का है, जिसने फोटो सही बना लिया उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जिसने फोटो सही बनाया उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आओ समझदारी से देखो क्या है मामला। अगर मैं इसके फोटो को चेंज करूं, तरीके से बनाऊं, ये ए है, अब देखना नियम फिक्स है, कंपोनेंट ए के होते हैं, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो वेलोसिटी के अलोंग और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, ठीक है भाई। तो वेलोसिटी के अलोंग लाइन थोड़ी सी बढ़ा ली, वेलोसिटी के अलोंग मतलब एक कंपोनेंट तो यहाँ होगा और दूसरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो एक वेलोसिटी का परपेंडिकुलर मतलब यहाँ होगा। जो वेलोसिटी के अलोंग होता है उसी का नाम होता है एटी, और जो परपेंडिकुलर होता है उसका नाम होता है एसी। बढ़िया, इसमें भी वही दो कंपोनेंट, एक वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। जो वेलोसिटी के अलोंग होता है इसका डायरेक्शन इस बार इस तरफ आएगा। सोचो, हमें तो नेट ए बीच में रखना है और ये आ गया मेरे पास एसी। अब इसके लिए, इस वाले केस के लिए वेलोसिटी, ये जो पीले कलर से लिखा है वो तो उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है, उस इंस्टेंट की वेलोसिटी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ, यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ, और इस वाले केस में वेलोसिटी और एक्सलेशन पहले वाले में एक ही तरफ आया, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सलेशन अपोजिट आ गए। इसका मतलब ये वाला केस जहाँ वेलोसिटी यानी कि 80 के सामने है, इसीलिए ये तो क्लियर दिख रहा है स्पीड अप होगा, और यहाँ पे स्पीड कम होगी, जिसको तुम कह सकते हो स्पीड डाउन। इतना ही सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि वो डिसाइड करेगा 80 कि वो किस डायरेक्शन में है। तो क्या हमेशा 80 होता है क्या? कोई जरूरी नहीं है कि हर बार 80 हो ही सही। जैसे ये तो अंडा बन गया, अंडे को हटाओ, कोई सर्कल लेके आओ, ये देखो ये सर्कल आया। अब सर्कल आया और सर्कल मोशन कैसे भी करा लो, कोई टेंशन नहीं है, जैसा बाकी लोगों में करा रहे थे वैसे ही करा लो, चलो ऐसी मोशन करा लो। सोचो, अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे ठीक सामने, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर कोई कहे तो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है भाई, मान लिया यहाँ वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, बढ़िया, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। अगर अब कोई तुमसे कहा कि अब तुम्हारे पास ए, अब ए इस इंस्टेंट पे किसी ने कहा कि भाई ले ए तेरे पास ये है, अब इस ए का कंपोनेंट करने के लिए दे दिया जाए। अब इसका कंपोनेंट, भाई कंपोनेंट का तो नियम हम सीख चुके हैं। कंपोनेंट कैसे किया जाता है, एक तो वेलोसिटी वाली लाइन में किया जाता है और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाली लाइन में किया जाता है, यही तो कंपोनेंट किया जाता है। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कैसे, ए का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है, क्योंकि ए तो खुद ही वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है।
अब जरा देखो, अब समझो, अब इसमें इसका कोई कंपोनेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर से समझना क्या कहना चाह रहा हूं भाई। अगर तुमने ये कहा कि ए का कंपोनेंट कैसे कैसे लेना है, तो एक तो वेलोसिटी के अलोंग और एक वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो पहले से ही ए पड़ा हुआ है, लेकिन टेंजेंशियल कोई कंपोनेंट ही नहीं आ रहा। मतलब तुम यहां से ये कहोगे कि ये जो ए है ये सिर्फ सेंटर की तरफ है भाई, तो ये तो क्या हो गया, ये तो ऑलरेडी ए सी है। इस क्वेश्चन में ए टी है ही नहीं, यहाँ ए टी जीरो है। और ए टी जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह का सर्कुलर मोशन ऐसा दिखता है और इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एटी जीरो होने का मतलब होता है स्पीड का फिक्स होना। क्योंकि सोचो, स्पीड कौन बदलता, स्पीड बदलता है यहाँ से, ये कंपोनेंट कोई आता है एटी का तो बदलता, लेकिन यहाँ है ही नहीं, इसलिए स्पीड बदलेगी नहीं। कहानी ऐसी हो जाएगी। छोटी सी बात लेकिन समझदारी वाली बात। अब कुछ और बातें यहाँ पे लिखता हूँ कि पहली बात, ये एटी होता क्या है। अब तुम्हारा दिमाग यहाँ से घूमेगा, इसलिए समझदारी सुनना। ये है, नाम इसका ये होता है रेट ऑफ। मान लो ऑब्जेक्टिव सवाल बना रहे हैं ऑप्शन वाले, मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक ऑप्शन में, और एक ऑप्शन में मैंने दे दिया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, भाई वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है और ये एटी तो बस मैग्नीट्यूड बदलता है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे समझदारी इस बात से है कि हम इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कहें, वेलोसिटी भूल के भी नहीं कहें। और समझो, अगर तुमसे किसी ने कहा एटी कैसे लिखोगे मैथमेटिकली, तो तुम उसको ऐसे लिख सकते हो, dv अपॉन dt लिख सकते हो। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डी वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन dt। ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन मान लो किसी ने कहा कि नहीं, मैं तो थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं तो एटी को ऐसे लिखूंगा, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, तो हो गया गड़बड़। क्योंकि यहां तुमने कह दिया कि एटी वेलोसिटी को चेंज करता है। भाई एटी वेलोसिटी को चेंज करता ही नहीं है। सर्कुलर मोशन में दोनों एक्सलेशन ने अपने काम बांट रखे हैं। जो एसी होगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, और जो एटी होगा वो वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड बदलेगा। इसलिए यहाँ समझदारी से बात करनी पड़ती है। आओ थोड़ा और चर्चा कर ही रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे कंसेप्चुअल पार्ट सीख रहे हैं। अच्छा, ये कंसेप्चुअल पार्ट में आराम से समझना जो मैं यहाँ लिखूंगा। देखना, एटी है, एटी को अब स्पीड बदलता है, अब हम सीख चुके हैं सिंपल डीबी बाई डी टी लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। एक चीज हम और सीख के आए हैं कि v को लिखा जा सकता है ओमेगा इंटू आर। ये अपने को पता है v इक्वल्स टू ओमेगा आर। इसमें से रेडियस तो कांस्टेंट होता है, बाहर निकाल लो, तो यहां से तुम लिखोगे डी ओमेगा अपॉन डी टी। यहां से तुरंत मन खुश होगा, आर अल्फा मिल गया। तो एटी का एक और आर अल्फा, ये भी काम का है, इसको भी ध्यान रखने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब कहीं भी अगर एटी लिखा हुआ है तो एटी को तुम क्या लिख सकते हो, डीवी अपॉन डी टी। बहुत अच्छे। और क्या लिख सकते हो इसको, ये तो dv अपॉन dt मतलब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, लेकिन अगर वेलोसिटी s का फंक्शन हो गया तो फिर उपाय है ना वही dv अपॉन dt, ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई कर लो। dx या ds कुछ भी बोल सकते हो। तो जरा सोचो, ये जो टर्म हुआ, ये टर्म dx अपॉन dt, ये तो वेलोसिटी बन गया। सोचो, तो at का फॉर्मूला यहां से आ गया, वेलोसिटी टाइम्स dv अपॉन dx, और कह सकते हो वेलोसिटी टाइम dv अपॉन ds। ये भी काम का है, ये भी यूज में आता है। तो ये तो एटी की कहानी है। तो एटी को हम या तो dv बाई dt कह दें, कितने तरीके से एटी को कह सकते हो सोचो। एटी को तुम ऐसे लिख सकते हो, कलर चेंज कर देता हूं। एटी कोई कहे लिख के बताओ, तुम कहोगे भाई देख, या तो तू उसको dv बाई dt कह ले, मर्जी तुम्हारी, या तो उसको कह ले आर अल्फा, या फिर तो उसको कह ले v dv अपॉन ds।
सब सही है, सब सही है, सारी बातें सही है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, एटी 0 हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी। अच्छा, यही तरीका ओमेगा के साथ भी तो था, ओमेगा के साथ भी तो था, अल्फा वाले स्टाइल में भी। देखना, समझना, अब देखना, मुझे अल्फा लिखना होता है तो मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, डी ओमेगा अपॉन डी टी एक तरीका, और दूसरा ओमेगा बाहर किया और डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, ये भी तो बात है, ऐसे भी अल्फा को भी लिख सकते हैं। तो आप इसको अपने मन में सेट करिए कि इस तरीके से यहाँ बात होती है, कहीं से इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब ये तो अभी एटी वेटी के बारे में बहुत सारी बात कर ली, अब हम चर्चा करना चाहते हैं एसी के ऊपर। एसी, एसी का नाम बिल्कुल क्लियर जानते हो, ये होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। काम बिल्कुल फिक्स है, काम क्या करता है ये कहता है डायरेक्शन बदलो, डायरेक्शन बदलो, डायरेक्शन बदलो, ये तो मस्ट है, मस्ट है, होगा ही होगा, इसके बिना सर्कुलर मोशन होता ही नहीं है, होगा ही होगा। अच्छा, अब चलो हम जो पढ़ना चाहते हैं उस पे फोकस करते हैं, उस पे फोकस करते हैं, तरीके से बात समझेंगे तो बात बेहतर समझ में आती है, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे कोई एसी पूछे तो आपके मन में एक फॉर्मूला आता होगा, वी स्क्वायर अपॉन आर, आता होगा, क्योंकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है एम वी स्क्वायर बाई आर की, कोई फोर्स ही पूरा करता है। अब कोई फोर्स पूरा करता है तो फोर्स के हिस्से में तो दो लोग आएंगे, मास भी आएगा, एक्सेलरेशन भी। मास मास हटा दीजिए, v बच गया। अब मास मास हटा दो, a बच गया, इधर का a, इधर का वी स्क्वायर बाई आर। चलो ये तो अपन जानते हैं, अच्छी बात है। हम ये भी जानते हैं कि ओमेगा आर को हम v लिख सकते हैं। तो अब आप देखो, ये सब आपको पता है कि ए सी इक्वल्स टू बच जाएगा ओमेगा आर का स्क्वायर नीचे आर, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर। भाई क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कहना ये चाह रहा हूं कि ए सी जिसको तुम लिखते हो वी स्क्वायर अपॉन आर, उसी को तुम लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर आर। तुम बोलोगे मुझे तो ये पता था, इसमें कौन सी नई बात है। बिल्कुल नई बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन अब देखिए काम की बात जहां पे मैं आना चाहता हूं। मेरा टारगेट ये है कि ए सी इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर, ये जो लफड़ा है ये आया कैसे, ये आया कैसे, इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, ये कैसे आया। अब थोड़ा सा इसको, अब चूंकि लोग जनरली इसमें कराते नहीं है इसको, लेकिन हम थोड़ा सा इसको सीखते हैं, थोड़ा बेहतर तरीके से फील होने के लिए। देख लीजिए क्या कर सकते हैं हम। हमारे पास एक रिलेशन बहुत अच्छा, वो है v वेक्टर इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ बचेगा डी वी अपॉन डी टी। अभी देखना पूरा वेक्टर लिखा है, तो डी बी अपॉन डी टी इक्वल्स टू, यहाँ से बचेगा डी बाई डी टी, और ये पूरा का पूरा बचेगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तुम ध्यान से देखना जो मैं कह रहा हूँ, मैंने v वेक्टर बोला है ऊपर, तो v वेक्टर बोला है ऊपर, तो नीचे a वेक्टर आएगा, पूरा वेक्टर आया, a नेट जिसको बोलते हो। अब लगा रहा हूं इसमें नियम, रूल लगा रहा हूं, प्रोडक्ट रूल। तो यू वी होता है, तो पहले एक को बाहर करो, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करो। ओमेगा को बाहर किया और डी आर अपॉन डी टी को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस का साइन लगाया, आर को बाहर किया, अब डी ओमेगा अपॉन डी टी को डिफ्रेंशिएट किया। आ गया, मजा आ गया, ठीक है। अब बात समझिए, ए वेक्टर बराबर मेरे पास एक तरफ से ओमेगा, और समझना ये डी आर बाई डी टी बन जाएगा वी, तो ओमेगा क्रॉस वी एक तरफ से आया, बहुत अच्छे, प्लस का साइन भी है, और एक तरफ से आर, और डी ओमेगा अपॉन डी टी को तुम कह सकते हो अल्फा, डी ओमेगा अपॉन डी टी को तुम कह सकते हो अल्फा। ओके, ठीक है। अब देखना ये जो ए है ओमेगा क्रॉस वी,
ये कहलाता है ओमेगा क्रॉस वी, ये कहलाता है AC प्लस प्लस ये कहलाता है R क्रॉस अल्फा, ये कहलाता है AT। ये बात मैं तुम्हारे मन में डालना चाहता हूँ, ये बात तुम्हारे मन में डालना चाहता हूँ। ये ध्यान रखने का है, ये ध्यान रखने का है। AT और AC ऐसे लिखाएगा, वेक्टर लिख देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ये देखिए, तो नेट एक्सेलरेशन जो होगा AC और AT का सम है, सीधा नहीं 4 + 5 9, ये वेक्टर सम है, वेक्टर सम। अब आप समझिए और क्या समझ सकते हैं, इसमें से जो AC वेक्टर आया जिसको बोला जाता है, अभी तुमने देखा क्या था वो, ओमेगा क्रॉस वी। अब बहुत अच्छा है, अब लगा लो, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो भैया ओमेगा वी ए क्रॉस बी, मतलब ए बी साइन थीटा, साइन थीटा। और वेक्टर का रिजल्ट हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, मतलब बीच का एंगल पक्का 90 डिग्री रहा होगा। सोचो ए क्रॉस बी बराबर सी वेक्टर, इसका मतलब तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर हैं। ए सी बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, इसकी पूरी गारंटी है। अब आ जाओ, ये रहा ए सी बराबर, यहां आ गया ओमेगा इंटू वी, ओमेगा इंटू वी। अब वी को वापस ओमेगा आर पुट कर दो, तो ओमेगा इंटू ओमेगा आर। अब मजा आ गया, ए सी का फॉर्मूला सिंपली क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर आर। बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है, बच्चों को खासकर। आप इसको तरीके से ऐसे समझ सकते हैं तो थोड़ा बढ़िया फील आता है, हम इससे कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आप भी जानते हो फ्रीक्वेंट यूज तो इसका फॉर्मूले का ही आएगा, फॉर्मूले का ही आएगा। लेकिन चीजों को सीखने से थोड़ा अपने को बेहतर वाली फीलिंग आती है कि हम बाकी से अलग हैं, बाकी से खास हैं। अब देखिए, अब इन सब चीजों को बढ़िया तरीके से समझने के बाद, अब जैसे ही तुम्हारे पास न्यूमेरिकल आएगा तो तुम उसको बच्चों की तरह कर दोगे, यार इसमें तो जान ही नहीं है। करिए, अब इस सवाल को करिए। एक दो बात और बोल दूं क्या, एक दो बात और बोल देता हूं, देख तब आ जाना सवाल पे। देखना हमारे पास क्या कंक्लूजन आया है, क्या कंक्लूजन आया है, इसका क्या फायदा हुआ ये समझना। हमारे पास जब भी नेट एक्सलेशन पूछा जाएगा तो नेट एक्सलेशन में कैसी बात होती है आप समझते हैं, जैसे ये सर्कुलर मोशन कहीं हो रहा है, मानो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है और अभी मान लो पार्टिकल है और किसी ने कहा कि इसका ए नेट ऐसे है, सपोज करो ए नेट ऐसे दे रखा है, तो क्या हुआ होगा, इसके दो कंपोनेंट बने होंगे, आपको पता ही है, एक कहाँ होगा वेलोसिटी की तरफ। वेलोसिटी इधर है, कैसे पता चला, वो क्वेश्चन में देखने से पता चल जाएगा। मान लो इस क्वेश्चन में इधर थी वेलोसिटी, तो इसका डायरेक्शन ये था, तो एक कंपोनेंट आपने उधर ले लिया। अच्छा, दूसरा कंपोनेंट सेंटर की तरफ, दूसरा कंपोनेंट सेंटर की तरफ। अच्छी बात ये है, ये आपका AC है और ये आपका AT है, और AC और AT एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट कोई पूछता है तो आप आराम से निकाल देते हैं, ए नेट इक्वल्स टू अंडर रूट इन दोनों का, AC का स्क्वायर और AT का स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती। अच्छा, अब काम की बात क्या है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन परेशान करने के लिए कुछ भी दे सकता है डाटा, जैसे उल्टा पुल्टा दे दिया तुमको, जैसे ये ले लो सिचुएशन, और क्वेश्चन है मान लिया कि पार्टिकल इस तरीके से मोशन करता हुआ जा रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है भाई, और उसने कहा तुमसे कि माना कोई भी डायरेक्शन ऐसे दे दिया, कोई भी जहां उसका मन किया, मान लो यहाँ उसका मन किया, और वो कहा कि आज ये इसका नेट एक्सेलरेशन है, ये इसका ए नेट इसका यहाँ है, और मान लो उसने कहा कि ए नेट की वैल्यू है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए नेट है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और समझना, इसने एंगल दे दिया, कहा कि ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो हॉरिजॉन्टल है, इससे जो आपका एंगल बन रहा है, कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ऐसा एक सवाल आया हुआ है, ये यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ऐसा इसने दे दिया। अब हमसे पूछा कि बताओ यहाँ पे AC कितना होगा और AT कितना होगा, ये हम ऐसी बेसिक बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसमें अपन क्या सोच सकते हैं,
इसमें अपन क्या सोच सकते हैं? तो मेन बात यह है कि हमको इसके दो कंपोनेंट करने हैं। एक कंपोनेंट वेलोसिटी की तरफ ले भैया, वेलोसिटी की तरफ एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट कहाँ? तो सेंटर की तरफ। आराम से हमने कंपोनेंट कर लिए, तो हो गया। ऊपर ऊपर 20 है और ऊपर का कंपोनेंट होगा 20 साइन 60, और इधर का कंपोनेंट होगा, यहां लिख देता हूं, ये होगा 20 कॉस 60। बस cos 60 sin 60 वैल्यू रखा, मजा आ गया। sin 60 रूट 3/2 रख देना, cos 60 1/2 रख देना। तो इस तरीके से डायरेक्शन आप निकाल सकते हैं AT और AC का। एक कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग, दूसरा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को किया जाए, इस क्वेश्चन को किया जाए। सही है। बताओ, इसको जल्दी से करके बताओ ताकि आगे बढ़ें। देखिए, इसने हमसे कहा आप AT बताइए, AT बताइए। अब समझदारी दिखानी पड़ेगी। S का फंक्शन है, ये फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये S का है, तो समझदारी दिखाना, टाइम मत लेके आ जाना। तो AT बराबर बहादुरी है जब तुम V dV/ds यूज करो। अब बस V की वैल्यू डाल दो जो इसने दे रखी है, कितना है? S² + 3 और dV/ds यानी कि d/ds किसका? V का, जो कितना है? S² + 3। अब देखना, अब डायरेक्ट इसको यहां से सोचो, S² + 3 ये तो ठीक था। अब इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन 2s और उधर तो 0 है, तो चलो भैया 2s सीधे सीधे आ जाइए। इसने कहा है आप बात करिए s बराबर 2 मीटर पर, s बराबर 2 मीटर पर हमसे पूछा है भैया। बस सिंपली पुट द वैल्यू, तो AT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये बना 2 का स्क्वायर + 3, ठीक है, बंद कर दीजिए, इंटू 2 इंटू 2। अब बताओ, अब ये कितना बन गया? 2 का 4 + 3 7 × 4 28। अब यहाँ से AT की वैल्यू आ गई 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AT 28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फटाफट तेज स्पीड में इस सवाल को करिए, इस सवाल को करिए, इस सवाल को। इसने थीटा दिया है, थीटा टाइम का फंक्शन है, थीटा टाइम का फंक्शन है, हमसे AT पूछा। थीटा टाइम का फंक्शन है, हमसे AT पूछा। थीटा टाइम का फंक्शन है, हमसे AT पूछा। AT पूछा है, AT। ये थोड़ा सा प्रोसेस ऐसा है कि थीटा टाइम का फंक्शन दे रखा है, थीटा टाइम का फंक्शन दे रखा है, तब AT पूछा है। मैं तुमको एक चीज कंक्लूड करके दिखाता हूँ, एक चीज तुमको कंक्लूड करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे जब ये कहानी चल रही थी तो एक कंक्लूजन यहाँ लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक कंक्लूजन लिखता हूँ, फॉर्मूले वाली कॉपी में लिख लोगे ना तो काम आएगा। कंक्लूजन देखना क्या क्या चीजें हो सकती है। हमें AT पूछा जाता है, टू फाइंड AT क्या क्या जुगाड़ है? 3 तरीके से मैं इसको बांटता हूँ। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। क्या क्या हो सकता है देख, क्वेश्चन की वैरायटी। पहला वो कह सकता है वेलोसिटी देगा तुमको, फंक्शन ऑफ टाइम। दूसरे में वो वेलोसिटी क्या देता है, आप समझदार हैं, वेलोसिटी ऑफ s डिस्प्लेसमेंट। तीसरे में थीटा दे देगा, किसको? वेलोसिटी ऑफ टाइम को। ये थोड़ा कठिन पड़ता है, कठिन माने थोड़ा सा एक स्टेप एक्स्ट्रा है। एक एक करके स्टेप समझते हैं। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो, बिल्कुल आसान काम, बिल्कुल आसान काम। यहाँ तो सिंपल तुम लगा सकते हो AT =
dv बाई dt। v स्पीड है, वेलोसिटी नहीं बोलिएगा। अच्छा, दूसरा दूसरा थोड़ा सा काम इसमें, अब तुमको चाहिए तो 80 ही था, लेकिन फंक्शन वेलोसिटी किसका है, s का है, तो एक स्टेप ऐसा v dv बाई ds। अच्छा, तीसरा काम, इसको समझदारी से सोचिए, इसको समझदारी से सोचिए, ये थोड़ा सा समझदारी का है। देखना, अगर थीटा दे रखा है फंक्शन ऑफ टाइम, तो सबसे पहले वहां ओमेगा निकालना पड़ेगा। तो ओमेगा कैसे निकलेगा, तो डी थीटा अपॉन डी टी से। ठीक है भाई, एक काम हमने कर लिया, ओमेगा निकाल लिया। उसके बाद से निकालना पड़ेगा अल्फा। अल्फा कैसे निकलेगा, वही डी ओमेगा अपॉन डी टी से। अच्छा भाई, अल्फा निकल गया। अब तीसरे स्टेप में, मास्टर स्टेप, ये यूज करना पड़ेगा ए टी बराबर आर अल्फा। ये काम 3 स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होगा, इसको ध्यान रखना है। ये काम 3 स्टेप में होगा। कौन स्टेप नंबर, ये वाला तीसरा, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। जब थीटा फंक्शन ऑफ टाइम हो और एटी पूछे, 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। क्या यही यहाँ है क्या यही है क्या यहाँ, अभी जो सवाल आया था, कहाँ भाग गए। ये देखिए, थीटा फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, थीटा फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया। अब हमसे पूछा है, तो बस सबसे पहला नियम ओमेगा निकालने का, ओमेगा निकालने का। तो ओमेगा क्या, स्टेप 1, ओमेगा क्या, तो डी थीटा अपॉन डी टी, ओमेगा ओमेगा ओमेगा। डायरेक्ट लिख देता हूं, अब आप बड़े हो गए हैं, तो आप सीधा बोलिएगा 3t स्क्वायर प्लस 3, सीधा लिख दिया। ये तुमने ओमेगा निकाल लिया, स्टेप 1 खत्म, स्टेप 1 खत्म। अब आया स्टेप 2। स्टेप 2 में आप जानते हैं अल्फा निकालना पड़ता है। अल्फा सीधा सीधा डी ओमेगा अपॉन डी टी, डायरेक्ट लिखता हूं, 60 आएगा, 60 आएगा। अल्फा आ गया 60। अब देखिए, इसने कहा t बराबर 1 पे बात करो, तो t बराबर 1 पे अल्फा कितना आ गया, वो आ गया 6। अब क्या पूछा है, तीसरा स्टेप। अब आपको पूरा फ्लो पता है, एटी बराबर आर अल्फा, डायरेक्ट एटी। आर क्वेश्चन ने कहा है, आर क्वेश्चन ने कहा है, देखिए कितना है, 2 मीटर दिख रहा है डायग्राम में, तो 2 और अल्फा तुम निकाल के ले आए, कितना 6, एटी आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया बढ़िया, सबका आया, अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, जीनियस है, जीनियस है, बढ़िया। ये सवाल करिए, ये सवाल करिए। कह रहा है फाइंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कहाँ, तो एट पॉइंट ए एंड बी, ए और बी पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा है। ठीक है भाई, अच्छा है, ए और बी पे, और स्पीड अलग अलग है। यहाँ पे स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड। बहुत अच्छा, मेरे से ए सी पूछा जाएगा, सीधा नियम है, स्पीड दे रखा है वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर मतलब 4, 4 का स्क्वायर अपॉन आर, आर दे रखा है इसने 2, तो बस ए सी कितना आ गया, वो आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है भाई, अगली कहानी, इस जगह पे हमसे पूछा गया है एसी, वही नियम, इस समय की स्पीड कितनी है। अब ये स्पीड है हमारे पास 6 का स्क्वायर और आर वही 2, 36 नीचे 2 18, ये आ गया 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब दो जगह गौर करने वाली बात है, यहाँ पे एसी अलग आया और यहाँ पे एसी अलग आया, दो जगह अलग अलग एसी आया है। तो क्या क्या बात समझने की है कि क्या एक ही सर्कुलर मोशन में, क्या एक ही सर्कुलर मोशन में
एसी की वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हर इंस्टेंट पे यहाँ स्पीड बदल रहा है। एक जगह देखो भाई, यहाँ पे स्पीड है 4, तो इसके अकॉर्डिंग एसी, और यहाँ की स्पीड है 6, तो इसके अकॉर्डिंग एसी। यानी कि एक जगह स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, एक जगह 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसा एग्जाम्पल है? ये है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल है। बात एकदम से क्लियर इसलिए दिया था समझाने के लिए कि भाई एसी भी अलग अलग होता है। ऐसी नहीं कि एसी एम बी स्क्वायर बाई आर रट लिया, नहीं, वो अलग अलग स्पीड हर पॉइंट की है, तो एसी भी अलग अलग होगा, एसी भी अलग अलग होगा। अब ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए, इसने कहा है स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर, ठीक है 3 मीटर, v बराबर 3t²। हमसे पूछा नेट एक्सलेशन, फटाफट नेट एक्सलेशन। ए कोई पूछेगा तो मैं सीधा सीधा कहूंगा भाई देख, जो तेरा एटी आया उसका स्क्वायर कर दे, प्लस जो एसी आया उसका स्क्वायर कर दे, मजा आ जाएगा। अब बात है कि कोई मुझे एटी बता देगा और उसके बाद से कोई मुझे एसी बता देगा, काम बन जाएगा। एक बार में एटी निकाल लेते हैं, एक बार में एसी। एटी होता है डीबी अपॉन डी टी, डीबी अपॉन डी टी। अब ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और वी तुमने दे दिया 3t²। ये डायरेक्ट तुम कह सकते हो कितना हो गया 60, 6 और टी, ये बोला मैंने। अच्छा, इसने पूछा है एट टी बराबर 1, तो बस हो गया, आप 80 पुट करिए तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत अच्छे, कोई दिक्कत नहीं। अब एसी का क्या? एसी तो वही है v² बाई आर, v² बाई आर। मजे से v कितना है, v कितना है? अब इसने कहा है कि आप t बराबर 1 पे बात करिए, तो t बराबर 1 पे v देखो, हमसे पूछा है t इक्वल्स टू 1 पे बात करनी है, लिख दूं अलग से, एट t इक्वल्स टू 1, एट t इक्वल्स टू 1। अब जरा समझो, क्योंकि जो v इसने दे रखा था वो था 3t², तो ये v क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। बस हो गया, इसी को इधर रखना था, आप इसको रख दीजिए। तो v के जगह पे 3 का स्क्वायर और r हमारे पास 3 है, तो ac की वैल्यू आ गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर। अब हो गया, इधर रख देना है, बात बन जाती है। अब यहाँ से a आएगा अंडर रूट 80, मेरे पास 6 था तो 6 का स्क्वायर, ac मेरे पास 3 था, 3 का स्क्वायर, सॉल्व करिएगा 36 और 9 45। ये आता है आंसर में। आसान है, कोई टेंशन नहीं है। आइए इसको करिए। अच्छा, इसमें करना क्या है ये नहीं लिखा, दो बातें करनी है भाई। एक तो आपको इसमें बताना है अल्फा कितना होगा, और दूसरा आपको इसमें बताना है ओमेगा कितना होगा। दो बातें बतानी है। अब पढ़िए, अब पढ़िए, अल्फा और ओमेगा दो चीजें बतानी है। अल्फा भी ओमेगा भी, दो चीजें बताओ।
चलिए, फंस गए इसमें, लैंग्वेज ही फंसाया है, बाकी इसमें टेंशन नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को उसके हिंट से पकड़िए। क्वेश्चन ने कहा है नेट एक्सेलरेशन, ये देख, एक्सेलरेशन कैसा, तो नेट एक्सेलरेशन कितना है, डायरेक्शन देखो, ये है 12i माइनस 16j कैप, ये पकड़ लो बस। ए मेरे को दे दिया इसने नेट कितना, 12i कैप माइनस 16j कैप, इसके हेल्प से डायरेक्शन पहचानो एंड डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाओगे। अब आप देखो, मैं डायरेक्शन पहचान के डायग्राम बनाता हूँ। ये सर्कल, इसने कहा है ए, मुझे क्या पुट करना है, मुझे ए चाहिए 12i कैप और माइनस 16j कैप, ठीक है भाई, 12i कैप माइनस 16j कैप, बहुत अच्छा। 12i कैप इधर होना चाहिए, माइनस 16j कैप ओहो नीचे होना चाहिए, यही नहीं क्लिक होता है, बाकी तो इस क्वेश्चन में कुछ जान ही नहीं है। अब जैसे ही ऐसा किया, अब फोटो में सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन ये था, फोटो में सर्कुलर मोशन का डायरेक्शन ये था, ठीक है भाई, इस तरीके से बात बन गई। अब जैसे ही ऐसे किया, मजा आ गया कि ओ ये वाला तो AT हो गया और ये वाला तो AC हो गया, और वैल्यू भी पता लग गई ना, वैल्यू भी पता लग गई कि जो इस डायरेक्शन में है वो AT होगा, क्योंकि वेलोसिटी इसी तरफ है, वेलोसिटी भी तो इसी तरफ है, और हम जीनियस हैं, हम जानते हैं जिधर वेलोसिटी हो उधर जो एक्सलेशन होता है वो तो AT होता है। तो AT मेरे पास कितना है, इधर वाला, यानी कि 12i कैप वाला, तो ये हो गया मेरे पास 12। अब पहचानो इसको, ये माइनस 16j कैप वाला कौन है, ये तो ये है, ये है, तो AC की वैल्यू 16, बस हो गया। अब मेरे पास डाटा बिल्कुल क्लियर कट डाटा है, क्लियर कट डाटा। मेरे से कोई पूछेगा AT कितना, मैं सीधे बोल दूंगा 12, मेरे से कोई पूछेगा AC कितना, मैं सीधे बोल दूंगा 16, हो गया, हो गया। अब कुछ नहीं करना इसमें, अब कुछ नहीं करना, अब आराम से हो जाएगा बिल्कुल। अब आप देख लीजिए कैसे कैसे कहानी करनी है। पहला पार्ट समझ लीजिए, पहले हमने पूछा था, पहला पार्ट ध्यान से, AT हम जानते हैं R अल्फा, अब तो कोई बचा ही नहीं इसमें, 12 इक्वल्स टू R, ये रहा 4 और इंटू अल्फा। अब इसका सीधा मतलब है कि अल्फा को 3 होना पड़ेगा, 3 मतलब क्या, तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अगली कहानी, मेरे से पूछा था ओमेगा, दूसरा पार्ट, AC हम निकाल चुके हैं 16, अब AC को ही तो लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर R, ये रहा 16। अब ओमेगा स्क्वायर R 4 है, ये रहा 16, तो ओमेगा की वैल्यू क्लियर दिख रही है 2, 2 क्या, 2 क्या, तो नाम होगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे। समझ में आ गया तो S टाइप करिए, समझ में आ गया तो S टाइप करिए, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरीके से प्लान होता है, इसी तरीके से पूरा का पूरा प्लान होता है, और ऐसे ही बीच में प्रैक्टिस करते रहेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अच्छे से तैयार करिए आज का काम, बस आज इतना ही। जिसको समझ में आ गया वो जा सकते हैं, जिनको कुछ कहना है वो रुकिए।